नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें हम हॉर्नबिल बुक का लेसन 2 पढ़ रहे थे और इसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आगे हम आज बचे हुए 4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे, पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा, छठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा और सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा और ये लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। तो देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, वो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है और इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या है, व्हाई डिड द नरेटर, नरेटर हम कहते हैं वर्णनकर्ता को, वर्णनकर्ता यानी लेखक, जो कि गॉर्डन कुक हैं, उन्हीं की बात हो रही है। तो जो वर्णनकर्ता है उन्हें क्यों टेक यानी लिए और टू यानी 2 क्रूमैन यानी जहाज कर्मी, तो जो वर्णन करता है वो अपने साथ 2 जहाज कर्मी क्यों ले जाते हैं, ये पूछा है। और फिर अथवा में पूछा जा सकता है कि हु वर कौन थे, अदर अन्य 2 क्रूमैन जहाज कर्मी अन्य 2 कौन थे, दैट एकम्पनीड जो साथ में रहे, जो जर्नी होती रही, यात्रा होती रही, तो उस यात्रा के साथ साथ रहे, तो 2 जहाज कर्मी कौन थे। तो देखिए हमने बताया था लेखक की जो यात्रा थी इंग्लैंड से लगा के केप टाउन तक तो बहुत सुखद रही थी। इसके बाद दक्षिणी हिंद महासागर को पार करना था, जो बहुत खतरनाक काम था। तो इसके लिए लेखक क्या करता है, जो वर्णन करता है, वो अपने साथ 2 जहाज कर्मी रख लेता है। एक अमेरिका का होता है लैरी विजिल और दूसरा स्विट्जरलैंड का होता है जिसका नाम है हर्व सेइगलर। इन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि ये इनकी बहुत हेल्प करने वाले थे। तो देखिए आंसर क्या बताया गया है कि एक अमेरिकन व्यक्ति था जिसका नाम है लैरी विजिल और एक स्विस नागरिक था यानी स्विट्जरलैंड का निवासी कह सकते हैं जिसका नाम था हर्व सेगलर। अन्य 2 जहाज कर्मी थे जो यात्रा में साथ साथ रहे। अब वे क्या करते, उन्हें दक्षिणी हिंद महासागर जो कि दुनिया का सबसे खराब समुद्र माना जाता है, उनमें से एक से निपटने के लिए उनकी हेल्प करनी थी। मतलब दुनिया के यदि खराब समुद्र देखें तो उनमें से एक खराब समुद्र मिलेगा दक्षिणी हिंद महासागर, और उससे निपटने में ये दोनों उनकी हेल्प करते। तो देखिए अब हम इन दोनों लाइनों को ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले तो हम कठिन मीनिंग देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखिए खराब को यहाँ पे रफ कहा गया है, ROUGH, रफ, रफ यानी रद्दी, खराब होता है। और यहाँ रफ का सुपरलेटिव फॉर्म होता है रफेस्ट, यानी सबसे ज्यादा खराब हो गया। और फिर इसके बाद सी यानी समुद्र होता है, और फिर दक्षिणी को साउथर्न कहते हैं, और इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर कहलाता है, और वर्ल्ड यानी दुनिया होती है। में से एक का मतलब वन ऑफ होता है, वन ऑफ का मतलब में से एक। अब किसी चीज से निपटने में, देखिए निपटना जो होता है, टैकल आप याद रखेंगे, टैकल मतलब निपटना, और टू लगा के लिखेंगे, टू टैकल मतलब निपटने में, और उनकी यानी देम, और फिर हेल्प यानी मदद करना होता है। देखिए तो ज्यादा कठिन वर्ड तो है ही नहीं, बस यहाँ पे एक रफेस्ट जो कि सबसे खराब होता है, और टू टैकल यानी से निपटने में, किसी भी चीज से निपटना है तो टू लगा के टैकल लिख देंगे। तो देखिए अब पहली लाइन देखते हैं कि अमेरिकन लैरी विजिल, नाम है ये, तो नाम का ट्रांसलेट तो किया नहीं जाता, तो फिर क्या लिखेंगे हम, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस नागरिक। ध्यान रखना स्विस नागरिक जैसे भारत का नागरिक है तो उसे हम इंडियन कहते हैं, वैसे स्विस नागरिक को केवल स्विस कहते हैं, ध्यान रखना। तो स्विस नागरिक को ऐसे नहीं कि नागरिक को आप सिटीजन अलग से लिख दो, तो स्विस नागरिक को केवल स्विस अकेला ही लिखेंगे। तो यहाँ पे अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस नागरिक जिसका नाम है हर्व सेइगलर, तो आपको इतना लिखना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन की लाइन लिख देनी है। तो हु के स्थान पे, कौन के स्थान पे आपने लिखा, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्व सेइगलर लिखा। फिर इसके बाद वर सहायक क्रिया से लास्ट तक आपको लिख देना, तो वर अदर 2 क्रूमैन दैट एकम्पनीड द जर्नी। तो पहली लाइन तो बहुत आसान है ना, हु के स्थान पे अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस नागरिक को स्विस लिखेंगे, हर्व सेइगलर लिखेंगे। फिर देखिए आगे की लाइन देखिए, उन्हें दक्षिणी हिंद महासागर जो है पार करने में मदद करनी थी, तो उन्हें का मतलब है इन दोनों को, तो दे कहेंगे,
दे के साथ यहाँ पे पास्ट टेंस में वाज वर में से वर सहायक क्रिया हम लगाएंगे। तो देवर टू हेल्प, मदद करनी थी, टू हेल्प लिखेंगे। तो टू हेल्प मदद करनी थी, देम उनकी मदद करनी थी, टू टैकल निपटने में। देखिए हमने बताया ना टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, टू टैकल निपटने में। फिर वन ऑफ का मतलब होता है में से एक, वन ऑफ का मतलब में से एक होता है। और फिर दुनिया के सबसे खराब समुद्रों को क्या लिखेंगे? द वर्ल्ड अपोस्ट्रोफी एस रफेस्ट और सीज यानी समुद्र। तो यहाँ पे द वर्ल्ड हो जाएगा, द वर्ल्ड अपोस्ट्रोफी एस रफेस्ट सीज हो जाएगा। और फिर किसकी बात कर रहे हैं हम? साउथर्न यानी दक्षिणी। और फिर इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर की बात हो रही है। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। देखिए हु के स्थान पे अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्व सेगलर लिखा और फिर वर से लगा के जर्नी तक पूरी लाइन आपने यहां से यहां तक लिख दी। फिर देखिए आगे कि दे वर सहायक क्रिया, टू हेल्प मदद करनी थी, देम उनकी, टू टैकल निपटने में। फिर वन ऑफ द वर्ल्ड अपोस्ट्रोफी एस रफेस्ट सीज और फिर द साउथर्न इंडियन ओशियन। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा और ये आंसर ज्यादा कठिन नहीं है, आराम से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद अगला 5वां क्वेश्चन देखिए, विच आइसलैंड यानी कौन सा द्वीप या कौन सा आइसलैंड कह दो। और फिर दे फाइंड उन्होंने पाया, नियर बाय नजदीक पाया, यूजिंग उपयोग करते हुए, दियर चार्ट तो जो उनके पास चार्ट थे, चार्ट मतलब जो उनके पास एक प्रकार के नक्शा होते हैं ना, उनकी हेल्प से उनका प्रयोग करते हुए उन्होंने एक नजदीक द्वीप पाया। और वो नजदीक कौन सा द्वीप था ये हमें बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उन्होंने अपने चार्टों का उपयोग करते नजदीक में कौन सा आइसलैंड पाया। तो देखिए वो कौन से आइसलैंड की सर्च करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए इस चैप्टर में बताया गया है इले एम्स्टर्डम नामक द्वीप की खोज की जाती है और वो द्वीप मिल भी जाता है। उस पे मात्र 28 लोग निवास करते हैं। तो देखिए आंसर बताया गया, उन्होंने अपने चार्टों का उपयोग करके नजदीक में इले एम्स्टर्डम आइसलैंड पाया। तो देखिए बहुत सरल सा आंसर है, इले एम्स्टर्डम आइसलैंड, बस इतना वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, बाकी लाइन तो क्वेश्चन की है, बस यहाँ पे आपको इतना वर्ड लिखना है, इले एम्स्टर्डम आइसलैंड। तो देखिए यहां से यहां तक क्वेश्चन की लाइन हो जाएगी, बस आपको ये वर्ड यहां पे रख देना है। तो देखिए दे फाइंड का अब सेकंड फॉर्म हो जाएगा फाउंड, ध्यान रखना। तो दे फाउंड के बाद में आपको इले एम्स्टर्डम आइसलैंड नियर बाय यूजिंग दियर चार्ट्स। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बना, दे फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड और इसके बाद आपको इले एम्स्टर्डम आइसलैंड लिखना है और नियर बाय यूजिंग दियर चार्ट्स क्वेश्चन की लाइन लिख देनी है। तो ये तो बहुत सरल सा आंसर था, आसानी से बन जाएगा। इसके बाद 6वां क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द नैरेटर यानी वर्णनकर्ता ने क्यों अंडरटेक किया। अंडरटेक करना यानी वचनबद्ध होना या फिर यहाँ पे जो मीनिंग है शुरुआत करना। तो वर्णनकर्ता ने क्यों शुरुआत की द सी वॉयज यानी समुद्री यात्रा की। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वर्णनकर्ता ने समुद्री यात्रा क्यों शुरू की। तो देखिए इस चैप्टर में बताया गया है कि वर्णनकर्ता यानी जो लेखक हैं और उनकी पत्नी हैं, उन दोनों ने एक सपना देखा था कि हम भी कैप्टन जेम्स कुक जैसे समुद्र की यात्रा करेंगे और पूरी दुनिया का एक गोल चक्कर लगाएंगे। इसी वजह से वर्णनकर्ता ने समुद्री यात्रा शुरू की। तो देखिए आंसर बताया गया, वर्णनकर्ता ने समुद्री यात्रा इसलिए शुरू की क्योंकि वह मतलब वर्णनकर्ता और उसकी पत्नी ने 200 साल पहले जो कैप्टन जेम्स कुक ने किया था उनके जैसी एक समुद्री यात्रा पे जाने का सपना संजोया था यानी देखा था। अब देखिए इन लाइनों को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन हम बिल्कुल इसी जैसा कर चुके हैं, ध्यान होगा आपको, तीसरा क्वेश्चन किया था। देखिए यहां पे आप देख लेते हैं कौन कौन से कठिन वर्ड हैं। तो देखिए हमने उस टाइम क्या बताया था, एक तो अर्लियर बताया था, अर्लियर यानी पहले के लिए बताया था, मेड की गई के लिए बताया था, और वोएज जो होती है समुद्र की यात्रा होती है या फिर सी वोएज भी आप लिख सकते हैं।
और एक वर्ड और याद रखेंगे, संजोया था, संजो के रखना जो होता है चेरिश होता है, ध्यान रखना। तो चेरिश लिखा गया है, चेरिश का मतलब होता है संजो के रखना। अब देखिए यहाँ जैसे के लिए लाइक कहते हैं, आपको पता होगा। चेरिश हो गया और लाइक हो गया, अर्लियर यानी पहले हो गया, मेड यानी की गई हो गया, और फिर सी वॉयज आपको पता है समुद्र की यात्रा को लिखा गया है। तो देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। पहली लाइन क्वेश्चन से हम बनाएंगे। देखिए यहां से यहां तक लिखेंगे, लेकिन अंडरटेक का सेकंड फॉर्म अंडरटुक हो जाएगा। टेक का सेकंड फॉर्म टुक होता है ना, तो वैसे ही अंडरटुक यहां कर देंगे। तो द नरेटर अंडरटुक, TOOK, अंडरटुक द सी वॉयज, और फिर बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज लगाएंगे क्योंकि के लिए। और आगे देखिए, वह और उसकी पत्नी यानी ही एंड हिज वाइफ, इन दोनों ने क्या किया था, हेड सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म चेरिस्ड लिखना होगा। चेरिस्ड, उनने जो है सजोया था, तो चेरिस्ड हो जाएगा। और फिर आ ड्रीम, एक सपना संजोया था, और वो सपना क्या था, टू गो, जाने का सपना था, उन्हें जाना था, ऑन यानी पर, और एक समुद्री यात्रा पे, आ सी वॉयज, सी वॉयज यहाँ दिया गया है ना, दा लगा के, ए आर्टिकल लगा के लिख देंगे, तो आ सी वॉयज, लाइक जैसे कि, ठीक है, लाइक मतलब जैसे कैप्टन जेम्स कुक गए थे ना, उनके जैसे बिल्कुल कैप्टन जेम्स कुक लिख देंगे। अब नाम है तो वही का वही लिखना पड़ेगा। और फिर मेड, मेड यानी जो की गई थी या फिर बनाई गई थी, और फिर बताया गया 200 साल पहले, तो हम लिखेंगे 200 ईयर्स अर्लियर यानी 200 साल पहले। तो कैसे बनाया आंसर देखिए, द नरेटर अंडरटुक द सी वॉयज बिकॉज, क्योंकि, ही एंड हिज वाइफ हैड, और चेरिस्ड संजोया था, आ ड्रीम एक सपना, टू गो जाने का, ऑन आ सी वॉयज एक समुद्री यात्रा पे, लाइक जैसे कैप्टन जेम्स को गए थे, उनने जो है मेड की थी, और फिर 200 ईयर्स अर्लियर। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। ये आंसर ज्यादा कठिन नहीं होगा, आराम से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्क्राइब यानी वर्णन करना है द शिफ्ट्स। यहाँ शिफ्ट का मतलब है बदलाव, तो बदलावों का वर्णन करना है, जो कि नरेशन, नरेशन कथन को कहते हैं, जो कि कथन में, ठीक है, जो कि कथन में बदलाव आए हैं उनका वर्णन करना है। ऑफ द इवेंट्स, इवेंट्स घटनाओं को कहा जाता है, तो घटनाओं के जो कथन है उनमें जो बदलाव आए हैं उनका वर्णन करना है। एज इंडिकेटेड, जो कि दर्शाए गए हैं, इन द 3 सेक्शंस, 3 भागों में, ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब ये पाठ, मतलब जो कहानी कह सकते हैं आप, तो कहानी के 3 भागों में दर्शाए गए घटनाओं के कथन में जो बदलाव हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, उनका हमें वर्णन करना है। और फिर बाद में गिव अ सुटेबल टाइटल टू ईच सेक्शन, प्रत्येक भाग के लिए एक उपयुक्त शीर्षक भी हमें बताना। तो देखिए क्वेश्चन का मतलब देख लेते हैं। कहानी को 3 भागों में बांटा गया होगा, उस भाग में, हर भाग में घटनाएं दर्शाई गई और उनके कथन दर्शाए गए। तो कैसे कैसे जो है घटनाएं बदलती जाती हैं, बदलाव होते जाते हैं, उनका वर्णन करना है, और हर भाग के लिए एक उपयुक्त शीर्षक भी हमें लिखना है। आगे देखिए अथवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अथवा में जो है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कस, डिस्कस यानी चर्चा कीजिए द फर्स्ट 2 सेक्शंस, यानी पहले 2 भागों का वर्णन करना ऑफ द इवेंट्स, इवेंट्स यानी घटना, जो घटनाएं घट रही है ना, उनके पहले 2 भागों का वर्णन करना है। इन द सी वॉयज यानी जो समुद्री यात्रा हो रही है, उस यात्रा में घटनाएं जो घट रही है ना, उनको 2 भागों में हमें डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, समुद्री यात्रा में जो घटनाएं हो रही हैं उनके पहले 2 भागों पे हमें चर्चा करनी है। तो देखिए हमने आपको चैप्टर में बताया था कि उनका जो प्रथम चरण होता है, पहला जो भाग होता है, वो कहां से कहां तक थी उनकी यात्रा, इंग्लैंड के प्लायमाउथ से लगा के केप टाउन तक का सफर था उनका, और ये बहुत आनंददायक यात्रा होती है। लेकिन अगले चरण में, जब अगले भाग में क्या होता है, भयानक लहरें आ जाती हैं, तूफान आ जाता है, इन सब का उन्हें सामना करना पड़ता है, और अपनी जान बचाने का भी उन्हें प्रयास करना पड़ता है, और वे बहुत ज्यादा तनाव में हो जाते हैं। उनकी जहाज जो है वो भी टूटने लगती है, उन्हें फिर लगने लगता है कि उनका अंत निकट आ चुका है। फिर 6 जनवरी को जब हवा धीमी होती है तो उन्हें कुछ राहत मिलती है। तो ये पूरी जो घटनाएं हैं इनको 3 भागों में हमें बांटना है। तो पहला भाग जो था यात्रा का, वो बहुत सुखद यात्रा थी, और जो दूसरा है उसमें तूफान आ जाता है, तो तूफान से संघर्ष करते हैं,
और तीसरा भाग जो है, तीसरा भाग क्या है, जब हम आइसलैंड की सर्च करते हैं। तो देखिए आंसर बताया गया, पहले भाग में क्या होता है, यात्रियों की प्लायमाउथ इंग्लैंड से लगा के केपटाउन तक की जो यात्रा थी सुखद होती है। फिर अगले भाग में भयानक लहरें और तूफान का सामना करते हैं यात्री, और वो बहुत तनाव में होते हैं, फिर भी वो काम करते जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए कठिन से कठिन प्रयास करते हैं। उनकी जो जहाज थी उसका नाम वेव वाकर था, वो भी डैमेज हो जाती है, यानी क्षतिग्रस्त हो जाती है। फिर उन्हें लगने लगता है कि उनका अंत बिल्कुल निकट आ गया है, और 6 जनवरी को हवा जब धीमी हो जाती है तब उन्हें कुछ राहत मिलती है। फिर हर एक भाग का अलग अलग शीर्षक रखा गया है। भाग जो पहला है उसका शीर्षक है एक सुखद यात्रा, और भाग दूसरा जो है तूफान के विरुद्ध संघर्ष कैसे उन्हें किया, और भाग तीसरा है आइसलैंड की खोज कैसे की उन्हें। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से कठिन मीनिंग हैं। सबसे पहले तो आपको तूफान के लिए पता होना चाहिए, स्टॉर्म कहा जाता है तूफान के लिए, और वेव यानी लहर होती है, तो ध्यान रखना वेव यानी लहर होती है, स्टॉर्म यानी तूफान होता है। एक और यहाँ पे वर्ड ध्यान रखेंगे, फरोसिस। तो इस वर्ड फरोसिस का मतलब होता है भयानक, बहुत उग्र, बहुत तीव्र। तो यहाँ पे फिरोसियस नहीं इसे पढ़ेंगे, फरोसिस पढ़ना है। तो फरोसिस वेव्स यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत भयानक लहरें, बहुत खूंखार लहरें। और इसके बाद सामना करना को फेस कहते हैं। कंटिन्यूअसली वर्कड यानी कि लगातार काम किया है, या वर्कड कंटिन्यूअसली भी लिख सकते हैं। स्ट्रेस यानी होता है तनाव, अंडर स्ट्रेस यानी तनाव में। और डैमेज इंग्लिश वर्ड है, क्षतिग्रस्त होना होता है। और उनका अंत, अंत को एंड कहा जाता है, आपको पता होगा एंड। और नियर यानी नजदीक होता है। और फिर धीमी हो गई, धीमा होना को स्लो डाउन कहते हैं, आपको याद होगा स्लो डाउन हम पढ़ चुके हैं। और राहत को या तो रिलीफ कहते हैं या रिलाइव्ड कहते हैं, तो यहाँ पे रिलीफ लिखा गया, सम रिलीफ। और मिल गई, मिल गई, मिल जाना, गेट, गेट का सेकंड फॉर्म होता है गॉट। और फिर इसके बाद देखिए बाकी सभी वर्ड सरल से हैं। ये आपको संघर्ष के लिए स्ट्रगल कहते हैं, ये पता होगा। अगेंस्ट के विरुद्ध कहलाता है। और सर्च फॉर यानी किसी चीज की खोज करना होता है, सर्च फॉर होता है। और यहाँ पे प्लेजेंट जर्नी यानी एक आनंददायक यात्रा, एक सुखद यात्रा, आप प्लेजेंट जर्नी हो जाएगा। तो ज्यादा कठिन वर्ड तो यानी एंड तो आपको पहले से पता होता है कि अंत कहलाता है। और बस यहाँ पे फरोसिस वेव्स का मतलब है भयानक लहरें, और स्टॉर्म का मतलब तूफान, ये भी पता होगा। और स्लो डाउन धीमा करना, और गॉट यानी कोई चीज मिल गई। एक वर्ड और यहाँ पे याद रखेंगे, कठिन प्रयास करना। इसके लिए लिखा गया है स्ट्राइव। स्ट्राइव यानी होता है कठिन प्रयास करना, बहुत कड़ी मेहनत करना। स्ट्राइव्ड इसका सेकंड फॉर्म होता है पास्ट सिंपल के लिए। तो अब ध्यान से समझना, देखिए पहली भाग में यानी फर्स्ट सेक्शन कहेंगे, तो इन द फर्स्ट सेक्शन, इन पहले लगाएंगे, फिर द फर्स्ट सेक्शन, पहले भाग की बात हो रही है, तो इन द फर्स्ट सेक्शन, पहले भाग में जो यात्री हैं, अब यात्री को वोएजर्स कह दें क्योंकि समुद्र की यात्रियों की बात हो रही है, तो वोएज कहलाता है समुद्र की यात्रा। तो वोएजर्स यानी समुद्र के जो यात्री हो रहे हैं उनकी बात हो रही है। तो हेड यानी थी, तो यहाँ समुद्र की यात्रियों की थी। और फिर एक सुखद यात्रा मतलब आ प्लेजेंट जर्नी, आ प्लेजेंट जर्नी यानी एक सुखद यात्रा थी। अब कहां से कहां तक थी, तो प्लायमाउथ इंग्लैंड से केपटाउन तक। तो देखिए जब भी आपको कहीं से कहीं तक लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, फ्रॉम लगा के पहला स्थान और फिर टू लगा के दूसरा स्थान। जैसे हमें लिखना है इंग्लैंड से लगा के केपटाउन तक, तो फ्रॉम इंग्लैंड टू केपटाउन ऐसे लिखते हैं ना। कहीं से कहीं तक लिखना हो तो फ्रॉम लगा के पहला स्थान, टू लगा के दूसरा स्थान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इंग्लैंड, देखे ना, यहाँ पे फ्रॉम प्लायमाउथ इंग्लैंड और फिर टू लगा के केपटाउन लिख देंगे। तो यहाँ पे समझ आया ना, फ्रॉम प्लायमाउथ इंग्लैंड टू लगा के केपटाउन लिख देंगे। तो पहली लाइन, इन द फर्स्ट सेक्शन द वोएजर्स हेड, और फिर आ प्लेजेंट जर्नी, और फिर कहां से कहां तक, फ्रॉम लगा के प्लायमाउथ इंग्लैंड, टू लगा के केपटाउन। आगे देखिए अगले भाग में यानी नेक्स्ट सेक्शन कह सकते हैं हम, तो इन द नेक्स्ट सेक्शन अगले भाग में, इन द नेक्स्ट सेक्शन अगले भाग में। और फिर उन्होंने मतलब उन यात्रियों की बात हो रही है, तो दे कहेंगे, दे सामना किया। पास्ट सिंपल यदि हम देखें तो फेस यानी सामना करना, फेस का सेकंड फॉर्म फेस्ड यानी किसी भी चीज का सामना करना होता है फेस। तो दे फेस्ड उन्होंने सामना किया
अब किन चीजों का सामना किया है उनने, एक तो स्टॉर्म का, द स्टॉर्म जो यहाँ पे तूफान आया था ना, वो स्टॉर्म था, तूफान था। और उसके बाद किस चीज का, एंड भयानक लहरों का। अब भयानक लहरों को हमने फरोसिस वेव्स बताया, फरोसिस वेव्स का मतलब भयानक लहरों का। तो इन द नेक्स्ट सेक्शन, अगले भाग में, दे उन्होंने फेस्ड सामना किया, द स्टॉर्म यानी तूफान का, एंड फरोसिस वेव्स का। फिर आगे देखिए, उन्होंने तनाव में, उन्होंने का मतलब फिर है दे, और फिर अंडर स्ट्रेस, अंडर स्ट्रेस का मतलब तनाव में, और फिर कंटिन्यूअसली यानी लगातार, वर्क यानी काम करना, काम किया सेकंड फॉर्म, और वर्कड हो जाएगा तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे वर्कड, एंड और फिर अपनी जान। देखिए जब यहाँ दे सब्जेक्ट है तो दियर लिखा जाएगा ना, दियर लाइफ अपनी जान हो जाएगा। और फिर बचाने के लिए, बचाना यानी सेव करना, SAVE सेव होता है बचाना, तो टू सेव बचाने के लिए कठिन प्रयास किया। हमने बताया स्ट्राइव, बताया स्ट्राइव का सेकंड फॉर्म लिखेंगे, स्ट्राइव्ड हो जाएगा। तो देखिए कैसे ट्रांसलेट होगा, दे उन्होंने स्ट्राइव्ड मतलब कठिन प्रयास किया, टू सेव बचाने का, और फिर दियर लाइफ अपनी लाइफ बचाने का, एंड वर्कड और काम किया उनने, कंटिन्यूअसली लगातार काम किया है, अंडर स्ट्रेस तनाव में रहते हुए। तो यहाँ पे दे उन्होंने स्ट्राइव्ड किया टू सेव दियर लाइफ, एंड वर्कड काम किया कंटिन्यूअसली लगातार, अंडर स्ट्रेस यानी तनाव में। उनकी जहाज यानी दियर शिप, उनकी जहाज जो कि वेब वाकर नाम की थी, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। पैसिव वॉइस तो वाज लगा के थर्ड फॉर्म लिख देंगे डैमेज्ड। तो यहाँ पे दियर शिप उनकी जहाज, दियर शिप उनकी जहाज, वेब वाकर जिनका नाम था, वाज डैमेज्ड वो डैमेज्ड हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई। फिर आगे देखिए, उन्हें महसूस हुआ, उन्हें मतलब दे और फील होता है महसूस होना, फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट महसूस हुआ, उनका अंत दियर एंड उनका अंत निकट था, तो वाज सहायक क्रिया लगा के नियर यानी निकट। तो यहाँ पे दियर से उनकी जहाज वेव वाकर वाज डैमेज हो गई, और फिर दे फेल्ट उन्हें महसूस हुआ, दियर एंड उनका अंत वाज नियर नजदीक था। फिर आगे देखिए 6 जनवरी को ऑन लगा के तारीख लिखते हैं, तो ऑन 6 जनवरी 6 जनवरी को हवाएं धीमी हो गई। हवाएं यानी जो विंड से हैं, विंड तो विंड यानी हवा होती है ना, तो जो विंड से हैं वो स्लो डाउन हो गई। स्लो डाउन का सेकेंड फॉर्म स्लोड डाउन कहेंगे हम। तो यहाँ पे ऑन लगा के 6 जनवरी लिखेंगे, फिर जो विंड से हैं हवाएं हैं स्लोड डाउन धीमी हो गई, एंड दे और उन्हें जो है गॉट मिल गई, एंड दे और उन्हें गॉट मिल गई सम रिलीफ यानी कुछ राहत मिल गई, एंड दे और उन्हें गॉट मिल गई सम रिलीफ यानी कुछ राहत मिल गई। फिर आगे देखिए प्रत्येक भाग के लिए उपयुक्त शीर्षक जो बनाए गए हैं वो लिख देंगे। तो देखिए प्रत्येक भाग को क्या लिखेंगे, ईच सेक्शन, और फिर फॉर या टू लिख सकते हैं, के लिए सुटेबल टाइटल। ये लाइन लगभग क्वेश्चन में है आपके पास। कैसे देखिए, यहाँ पे कहा था गिव बताइए अ सुटेबल टाइटल, एक उचित शीर्षक बताना टू ईच सेक्शन यानी प्रत्येक भाग के लिए। तो यहां से तो आप पूरा ये सब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रत्येक भाग को ईच सेक्शन, और यहाँ टू लिख दो या फॉर लिख दो, एक ही अर्थ होता है उपयुक्त शीर्षक। मतलब यहाँ पे सुटेबल टाइटल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द सुटेबल टाइटल्स फॉर ईच सेक्शन, और है का मतलब है आर सहायक क्रिया लगा के, क्योंकि 3 टाइटल है ना, तो आर सहायक क्रिया लगा के लिखेंगे कि सेक्शन फर्स्ट का जो टाइटल है आप प्लेजेंट जर्नी है, और फिर सेकंड भाग की बात करें तो सेक्शन 2 की, यदि सेक्शन सेकंड की बात करें तो यहाँ पे वो स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट के विरुद्ध, द स्टॉर्म तूफान के विरुद्ध। तो यहाँ पे सेकंड भाग की बात करें तो सेक्शन सेकंड जो है स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट के विरुद्ध, द स्टॉर्म तूफान के विरुद्ध। और फिर सेक्शन 3 की बात करें, सेक्शन थर्ड जो है वो सर्च करते हैं, सर्च फॉर आइसलैंड। देखिए आंसर बड़ा है, एक बार ध्यान से समझना, रिपीट कर लेते हैं। तो इन द फर्स्ट सेक्शन पहले भाग में जो द वोएजर्स हैं यात्री हैं, हेड यानी थी उनकी क्या थी, आप प्लेजेंट जर्नी थी, एक सुखद यात्रा थी। कहां से कहां तक, फ्रॉम प्लायमाउथ इंग्लैंड टू केप टाउन। और फिर इन द नेक्स्ट सेक्शन अगले भाग में दे फेस्ड उन्होंने सामना किया, द स्टॉर्म का सामना किया, एंड जो है
फेरोसिस वेव्स का सामना किया और उन्होंने स्ट्राइव किया टू सेव, बचाने का, दियर लाइफ, अपनी जिंदगी बचाने का, एंड वर्कड, और काम किया, कंटिन्यूअसली काम किया, और अंडर स्ट्रेस, तनाव में होते हुए, और फिर दियर शिप, उनकी जहाज, वेव वाकर वाज डैमेज्ड हो गई, और फिर दे फेल्ट, उन्हें लगा, उन्हें महसूस हुआ, दियर एंड, उनका अंत, वाज नियर, निकट है, और फिर ऑन लगा के 6 जनवरी को द विंड्स, जो हवाएं हैं वो स्लोड डाउन, धीमी होती गई, और फिर एंड दे, और उन्हें जो है गॉड मिल गई, सम रिलीफ, कुछ राहत मिल गई, और फिर द सुटेबल टाइटल्स फॉर ईच सेक्शन आर, मतलब है, और सेक्शन फर्स्ट जो है आ प्लेजेंट जर्नी टाइटल उसका रखा, और फिर भाग सेक्शन सेकंड जो है स्ट्रगल, जो स्ट्रगल किया है, द स्ट्रगल अगेंस्ट द स्टॉर्म, और फिर सेक्शन थर्ड की बात करें तो द सर्च फॉर आइसलैंड। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए ये लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन है, इस वजह से बड़ा तो होगा, लेकिन यदि आप अच्छे से 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आराम से बन जाएगा। तो आज हमने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। धन्यवाद।